तो देखो स्टूडेंट्स, अपन ने संविधान के भाग स्टार्ट किए थे। आज अपनी क्लास में संविधान के भाग टोटल 25 होते हैं। मूल संविधान में बात करेंगे तो 22 भाग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सब पार्ट को उपभागों को मिला लोगे तो कितने होते हैं? 25 होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या कंप्लीट करने वाले हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन मूल संविधान में जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने थे? 0। उसमें कितने थे? 0। और जो आपने बोल सकते हैं कि जो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए थे, ठीक है। वो बताऊंगा कि क्या है और ये किस भाग में आते हैं, किस पार्ट में आते हैं। पार्ट नंबर मतलब 4A, पार्ट नंबर 4A में आते हैं। और किस आर्टिकल में आते हैं विशाल? किस आर्टिकल में आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज? 51A, ठीक है। 51A में आते हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब देखो, आज हम जो इस क्लास में देखने वाले हैं, एक तो देखने वाले हैं संविधान के भाग, ठीक है, जो कि कितने टोटल 25, सब पार्ट को मिला करके रियल में है बच्चों 22। और देखने वाले हैं हम आज एक मौलिक कर्तव्य। क्या देखने वाले हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जो कि कितने होते हैं टोटल? प्रेजेंट टाइम में 11 है, लेकिन जब रियल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने थे? 0, ठीक है। और जो 11वां नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, वो कौन सा है? शिक्षा से या एजुकेशन से संबंधित है। किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था? 86 अमेंडमेंट 2002। भूलना नहीं है, तुम आजकल भूलने बहुत ज़्यादा लगे हो। मैंने कल बताया था कि 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ये अमेंडमेंट लाया गया था। ये सारी बातें अपनी पिछली वाली क्लास में हो चुकी थी, ठीक है। अब चलते हैं हम संविधान के पार्ट पर, उसमें से भी कुछ हो चुका था, फिर भी अपन एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। देखो, संविधान के भाग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। संविधान के भाग की बात करेंगे तो सब पार्ट को मिलाकर के 25 है। ये 25 जो लिखा हुआ है उसमें सब पार्ट भी शामिल है, याद रखना है। रियल में 22 है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या पहला वाला भाग है संविधान का, वो किसकी बात करता है? संघ और उसका क्षेत्र। मतलब किसकी बात करता है कि भाई एक तो यूनियन, और यूनियन के अलावा उसका जो एरिया है, उसकी जो टेरिटरी है, उसके बारे में बात करता है पहला वाला। अब देखो बच्चों, अगर ऐसे याद करोगे तो इसमें तो क्या ज़्यादा वर्ड है नहीं, ठीक है। आपको क्या बिल्कुल की पॉइंट देखने होते हैं। की पॉइंट जैसे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वही संघ और उसका क्षेत्र, पहला वाला पार्ट है। सेकंड नंबर का जो पार्ट है वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। सेकंड नंबर का कौन सा है? सिटीजनशिप या नागरिकता। थर्ड नंबर का पार्ट है मौलिक अधिकार। थर्ड नंबर का क्या है? मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट। फोर्थ नंबर का जो है वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी। फोर्थ नंबर का क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, ठीक है। उसके अलावा अब आता है बच्चों 4A। देखो इधर ध्यान से, जब भी आपको एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको A, B, C इस टाइप से देखने को मिले किसी भी पार्ट में, तो आप समझ जाना इसको कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में ऐड किया गया है। समझ पा रहे हो? जब भी आपको A, B, C इस टाइप के आपको दिखें तो आप क्या समझोगे कि भाई संविधान लागू होने के बाद में इस चीज को ऐड किया गया है, उस वजह से। तो देखो, अगर अपन बात करें, एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं, अपने को पूरे याद करने हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें भाग नंबर 1, इसमें क्या आता है? एक तो संघ और उसका क्षेत्र, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट नंबर 2, इसमें क्या आता है? सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। थर्ड नंबर का पार्ट है, इसमें क्या आता है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है। फोर्थ नंबर का इसमें क्या आता है? मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आता है बच्चों 4A, यहाँ पर मतलब ये सब पार्ट है। 4A कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में ऐड किया गया होगा। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। क्या आता है? मौलिक कर्तव्य। और टोटल मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं बच्चों? 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। ये सारी बातें हो गई थी हमारी, ठीक है। अब आता है, हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 4A है, ऑब्वियसली बात है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया होगा, तो अब पल्लव बताएगा वो अमेंडमेंट कौन सा था? 4A कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
1976 कि भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर ए ऐड किया गया था हमारे संविधान में, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स बात करेंगे हमारे संविधान का पार्ट नंबर 5, ओनली 5, तो पार्ट नंबर 5 में क्या आता है? संघ मतलब यूनियन गवर्नमेंट। क्या आता है बच्चों? संघ मतलब यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दीजिए आप, ठीक है, पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 6 में अब ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट आया तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आएगा, स्टेट आएगा तो यहाँ पे संघ, तो यहाँ पे राज्य या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट। पार्ट नंबर 7 देखो स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ मैं आपको। पार्ट नंबर 7 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा दिया गया है। पार्ट नंबर 7 क्या कर दिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा दिया गया, संविधान में से इसको हटा दिया गया है। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया? तो 7 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में। 7वें नंबर का संविधान संशोधन 1956 में हुआ था बच्चों। और 7वें नंबर के संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किसको हटा दिया? भाग नंबर 7 को हटा दिया गया। और हटाने का रीजन क्या है ये बताएगा मुझे आर्यन, वो बताएगा अभी। देखो बोल। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, देखो अभी हमारे स्टेट को दो भाग हैं, एक तो राज्य को राज्य कहते हैं और एक राज्य को क्या कहते हैं अपन? केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। राज्य को दो दो नाम से बोल सकते हैं अपन अभी, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। पहले क्या था बच्चों, एक प्रोविजन ऐसा भी आया था जिसमें भाई राज्यों को 3 बना दिया, एबीसी ऐसे करके, कि भाई एक तो राज्य बोलेंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे और एक बोलेंगे हम प्रिंसली स्टेट, प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। प्रेजेंट टाइम में क्या प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को हिंदी में बोलते हैं अपन देसी रजवाड़े, रियासत और देसी रजवाड़े, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट टाइम में अभी देसी रजवाड़े और रियासत हैं? नहीं, अभी तो देसी रजवाड़े और रियासत है ही नहीं। तो फिर इस प्रोविजन का या इस पार्ट का मतलब ही क्या आ रहा था? तो उस वजह से 7वें नंबर का संविधान संशोधन करके 1956 में पार्ट नंबर 7 को हटा दिया, क्योंकि इसमें स्टेट को प्रिंसली स्टेट और प्रोविजन इन सब के बारे में बताया जा रहा था, जो कि प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। समझ में आ गया क्यों हटाया था इसको? ठीक है बच्चों। अब आती है बच्चों पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या आएगा बच्चों? पार्ट नंबर 8 में आता है यूनियन टेरिटरीज। क्या आती हैं? यूनियन टेरिटरीज। हिंदी में क्या बोलेंगे? संघ, संघ या संघ का राज्य क्षेत्र बोल सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्र, एक मिनट, केंद्र शासित प्रदेश बोल दो या संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग नंबर 9 पंचायत है। भाग नंबर 9 में क्या आएंगे बच्चों? पंचायत है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ। ये सारा कुछ कल कंप्लीट हो चुका था, कल वाली क्लास में, इसलिए इन सब बच्चों को याद है। अगर तुम होते तो तुमको भी याद हो जाता, क्योंकि कल हमने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, उस वजह से हम सबको ये याद है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार देख लो जो बच्चे कल नहीं आए थे, या मैं कभी भी पूछ सकता हूँ रास्ते में भी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लो। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फर्स्ट में एक बार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल देता हूँ। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट नंबर 1 सिटीजनशिप, पार्ट नंबर 2 एंड फंडामेंटल राइट, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, पार्ट नंबर 4A जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि टोटल 11 होती हैं, और 11 नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। पार्ट नंबर 5 में संघ मतलब यूनियन आता है, पार्ट नंबर 6 में स्टेट आता है, पार्ट नंबर 7 हटा दिया गया, रीजन मैंने आपको बता दिया है। पार्ट नंबर 8 यूनियन टेरिटरीज आती हैं, एंड पार्ट नंबर 9 में पंचायतें आती हैं। नहीं नहीं, इसमें क्या आएगा? यूनियन एंड उसकी सीमाएं, टेरिटरीज, बाउंड्रीज, बॉर्डर की बात की गई है, लेकिन इसमें यूटीज की बात की गई है। समझ पा रहे हो? यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों, भूलोगे नहीं? पूछूंगा मैं अभी। अब आता है देखो बच्चों, ये तो था अभी अपना पार्ट नंबर 9। अब आता है पार्ट नंबर 9A। अब क्या आता है? पार्ट नंबर 9A। अब ऑब्वियसली बात है, ध्यान से देखो इधर, मैंने बताया है आपको कि जब भी आपको ABC इस टाइप का देखने को मिले, मतलब किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है, तो अब पल्लव बताएगा पार्ट नंबर 9A को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा बच्चों इसको ऐड किया गया। और इसमें आता क्या है? नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज। क्या आती हैं इसमें? नगर पालिकाएं, या फिर अपन बोल सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज। क्या बोल सकते हैं? म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका या पालिकाएं। देखो बच्चों, अब
मैं आपको पार्ट नंबर 9 और 9A में पंचायत और नगर पालिकाएं हैं, इनके बारे में विस्तार से थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, पंचायतें ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना है, एंड नगर पालिका, नगर पालिका म्यूनिसिपालिटीज, पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज, ध्यान से देखना है इधर सभी को। क्या ये हमारे रियल कॉन्स्टिट्यूशन में था? मतलब जब रियल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो क्या ये प्रोविजन लागू था क्या? गांव में आपके में पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाएं थी क्या? नहीं। ठीक है, नगर पालिकाएं और पंचायतों को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था बच्चों? 73rd एंड 74, 70 लीजेंट आप तो, ईयर कौन सा था? वेरी गुड, 1992। तो याद रखना है, पंचायतों और नगर पालिकाओं को 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 के द्वारा इसको लागू किया गया था। ये 1993 में ये वर्क करने लगी थी। ठीक है, इससे पहले गवर्नमेंट के लेवल कितने होते थे बच्चों? 2 लेवल। एक कौन सा? एक तो होता था अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक कौन सा होता था? स्टेट गवर्नमेंट। अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? ये क्या हो गया इसको? स्टेट गवर्नमेंट। प्रेजेंट टाइम में 3 है, एक और आ गया है लोकल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लोकल गवर्नमेंट, मतलब स्थानीय सरकार, जिसमें क्या आती है? पंचायतें और नगर पालिका। ये सारा प्रोविजन तो आपको पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम ये सारा। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 9A, इसमें क्या आती है बच्चों? नगर पालिकाएं। किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया? तो याद रखना, 74वां संविधान 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। आगे देखिए बच्चों, पार्ट नंबर 10 भाग नंबर 10, भाग नंबर 10 में क्या आता है? सॉरी 9B, ओके ओके, 9B सहकारी समितियां। देखो, पार्ट नंबर 9B भी है, पार्ट नंबर 9B मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर बी आ रहा है तो इसको भी किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया होगा। अमेंडमेंट कौन सा था विशाल सर? 1907 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ईयर 2011। ठीक है कि भाई 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, जिसके द्वारा 9B को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें क्या आती है बच्चों? सहकारी समिति, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां आती हैं। इतना याद रखना है पार्ट नंबर 9B में। अब चलते हैं पार्ट नंबर 10 पर। पार्ट नंबर 10 की अगर अपन बात करेंगे बच्चों, तो पार्ट नंबर 10 में क्या आते हैं विशाल सर? अपन बोल सकते हैं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे अपन? बता रहा हूं अभी इंग्लिश मीडियम वालों को भी, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र मतलब शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। क्या आएगा बच्चों? शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। पार्ट नंबर 10 में क्या आता है? शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 में क्या आएगा? केंद्र और राज्य या संघ और राज्य के बीच के संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट, रिलेशन बिटवीन, हाँ, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट या यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 12 में क्या आता है बच्चों? तो पार्ट नंबर 12 में क्या आएगा? फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। एक तो वित्त के बारे में और एक संपत्ति के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है, पैसों के बारे में बात जब भी आएगी वित्त के बारे में, और एक संपत्ति के बारे में जब भी, मतलब फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी की बात आएगी, तो पार्ट नंबर 12 याद रखना है। पार्ट नंबर 13 कि भाई आप भारत क्षेत्र के अंदर, आप इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हो? बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई? वाणिज्य कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो। कुल मिलाकर क्या कर सकते हो आप? कमर्शियल एक्टिविटी। तो अपन कह सकते हैं कि भारत की सीमा क्षेत्र रेखा के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो? व्यापार और वाणिज्य। क्या कर सकते हो बच्चों? व्यापार और वाणिज्य, मतलब बिजनेस और कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आप कर सकते हो। ठीक है, पार्ट नंबर 14 क्या आएगा बच्चों इसमें? ठीक है, इसमें आएंगी कि भाई यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो सर्विसेज आती हैं वो सब पार्ट नंबर 14 में आती हैं। तो याद रखना है, जितने भी सर्विसेज आप देख रहे हो भारत में, जो केंद्र और राज्य के अंतर्गत आती हैं, केंद्र और राज्य या यूनियन और स्टेट के अंडर में आती हैं, वो सब किस पार्ट से रिलेट करती हैं? पार्ट नंबर 14। तो अपन लिख सकते हैं केंद्र और
राज्य के अंतर्गत आने वाली सेवाएं या सर्विसेज। एक और बताइए बच्चों, एक और बताया था कल, 14A आएगा अभी। 14A किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? वेरी गुड, 14A। क्या ये रियल कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं। ठीक है, तो याद रखना है 14A, इसको हम अपन बोल सकते हैं कि भाई ये रियल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, क्योंकि इसमें ट्रिब्यूनल्स आते हैं। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? न्यायाधिकरण। क्या बोल सकते हैं? न्यायाधिकरण इसमें आते हैं, ट्रिब्यूनल्स आते हैं। और ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैंने आपको क्लास 12th में, जब आपको क्लास 12th पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक रिवर के बारे में एग्जांपल देकर के बताया था कि कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती है, न्यायाधिकरण बनाई जाती हैं। कंप्लीट है, तो रियल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं अपन 15 की। किसकी बात कर लेते हैं? पहले इनको देख लो बच्चों, यहां से यहां तक पूरे के पूरे देख लीजिए। 15 लिख दूं? ओके, चलो। पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 में क्या आएगा? इलेक्शंस। क्या आएंगे? इलेक्शन मतलब चुनाव। तो पार्ट नंबर 15 में जो भी इलेक्शन हुए थे वो सब किस में आएंगे? पार्ट नंबर 15 में। यहां तक देख लो बच्चों, कोई दिक्कत हो तो कल हमने इतना सारा कंप्लीट कर लिया था और आपको अच्छे से याद भी है सारी की सारी चीजें। यहां तक सब कंप्लीट है क्या? देख लो एक बार, भूलोगे तो नहीं। इनको भी देख लो एक बार, कहाँ गए? ये रहे। मैं सारे पूछ सकता हूँ, 15 तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे। कल एक बार देख लो जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं। कोई सा नहीं आ रहा है समझ में या कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो। ये याद रखना, ये मैंने पहले पढ़ा दिया था आपको। एंड ये कंप्लीट है यहाँ तक। अब आगे चल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए पार्ट नंबर 16। देखो, अगर अपन बात करें पार्ट नंबर 16 की, तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रोविजन, कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक जो क्लासेस के लोग होते हैं उनसे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, कुछ विशेष प्रोविजन डाले गए हैं। किसमें? पार्ट नंबर 16 में। बताऊंगा अभी क्या होता है। पार्ट नंबर 17। पार्ट नंबर 17 की बात करें तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, राजभाषा की बात की गई है। अच्छा चलो, मैं जिससे पूछूंगा केवल वही बताएगा हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा कौन सी है। अच्छा आर्यन, इंग्लिश पर क्यों अटक जाते हो? राइट आंसर हिंदी। उस दिन बताया था नेशनल लैंग्वेज की। जब देखो, हमारी नेशनल लैंग्वेज तो है ही नहीं। ठीक है, इंग्लिश हमारी ना तो राजभाषा है, हमारी राजभाषा हिंदी। कौन सी है? हिंदी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एग्जाम वगैरह होते हैं वो हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। रीजन इसका ये बताया था मैंने कि इंडिया में केवल 40% ही पॉपुलेशन है बच्चों जो हिंदी लैंग्वेज का यूज करती है। बाकी 60% जितने भी पीपल हैं या तो वो खुद की जो रीजनल लैंग्वेज है उसका यूज कर रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा का, या फिर इंग्लिश बोल रहे हैं। तमिलनाडु के लोग या तो तमिल बोल पा रहे हैं या फिर अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीजें क्या है, आपको याद रखना है कि भाई हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, लेकिन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। देखो आगे, आगे देखो बच्चों, भाग नंबर 16 की बात करेंगे तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रोविजन, विशेष प्रावधान के कुछ क्लास होती हैं, उन क्लासों से संबंधित विशेष प्रोविजन की बात की गई है भाग नंबर 16 में। एंड भाग नंबर 17 की देखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा की बात की गई है, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बच्चों? हिंदी। ठीक है, भाग नंबर 18 की बात करेंगे तो इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। किसके बारे में बात की गई है बच्चों? आपातकालीन प्रावधान के बारे में बात की गई है भाग नंबर 18 में। भाग नंबर 19 भी देख लेते हैं। भाग नंबर 19 में विविध, अब ये क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, पहले 18 तक देख लेते हैं। तो देखो, अगर भाग नंबर 16 की बात करेंगे तो क्या आएगा? भाग नंबर 16 में आएगा स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्पेशल कास्ट, स्पेशल क्लास। ठीक है, कुल मिलाकर के विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान। क्या लिख सकते हैं अपन? विशेष वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, या प्रावधान लिख दो। भाग नंबर 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा। क्या आएगा? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग नंबर 18 में क्या आएगा? इमरजेंसी प्रोविजन, या अपन बोल सकते हैं आपातकालीन प्रावधान। क्या बोल सकते हैं? आपातकालीन प्रावधान। अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी।
ये लो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, हमारी राजभाषा बच्चों हिंदी, ठीक है। अब और हिंदी इंग्लिश नहीं है, हमारी नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है, इंग्लिश इतना याद रखना है। आपातकालीन प्रावधान की बात करूँ तो बच्चों आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं अपन राष्ट्रीय आपातकाल, क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ये किस आर्टिकल में आती है बच्चों? तो ये आर्टिकल आती है 352 में। किस में आती है? 352 में। एक होती है बच्चों, अपन बोल सकते हैं या तो प्रेसिडेंशियल रूल बोल दो, राष्ट्रपति शासन बोल दो, या अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि संविधान की विफलता के कारण राज्य में जो इमरजेंसी लागू होती है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के फेल हो जाने के कारण स्टेट में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, उसी को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल रूल मतलब राष्ट्रपति शासन। क्या बोलेंगे इसको अपन? सेकंड वाली को राष्ट्रपति शासन। ये किस आर्टिकल में आती है बच्चों? तो 356, वेरी गुड, 356 में। एंड थर्ड नंबर का कौन सा होता है बच्चों? फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल। थर्ड नंबर का कौन सा होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल। ये किस आर्टिकल में आएगा? 360 या 360। ये 3 प्रकार के बच्चों क्या हैं? अपने इमरजेंशियल प्रोविजन है। 3 प्रकार के आपातकाल के प्रकार हैं। जब और डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो अपना स्पेसिफिक टॉपिक आएगा, अभी केवल आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 18 तक क्या सबको याद हो गए? केवल बच्चों अब थोड़े से बच्चे हैं, यहाँ तक तो याद हो गए। देख लो एक बार, 15 तक याद थे। 16 में क्या आएगा? स्पेशल क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज। 18 में इमरजेंशियल प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। अच्छा, इनको नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 टाइप है इनके। वैसे आपको ये पीडीएफ में मैं दे दूंगा, अगर नहीं होगा तो अलग से। ये कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं अपन अगला कौन सा, 19 वाला। तो 19 वाले के बारे में पहले इधर पढ़ो। देखो, भारतीय संविधान का भाग 19 एक देश के रूप में भारत के संविधान और राज्यों के संघ से संबंधित कानूनों का संकलन है। संविधान का यह भाग मुख्य रूप से राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कानूनी प्रतिरक्षा के स्वरूप प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर के देखो बच्चों, आपने क्या कभी सुना है क्या, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट है उन्होंने सुना हो, आपने कभी सुना है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जब तक अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, सीट पर मतलब जब तक उनका कार्यकाल चल रहा है, उन पर किसी प्रकार की कोई लीगल कार्यवाही नहीं होगी? ऐसा सुना होगा आपने कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तब तक उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। हाँ, आप कार्यवाही कर सकते हो, पर कार्यवाही करने से पहले कुछ दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है भैया, बताना पड़ता है कि हम, सपोज दैट मैं हूं, मान के चलो मुझे राज्यपाल या राष्ट्रपति पर कार्रवाई करनी है किसी प्रकार की, ठीक है, तो या एलिगेशन लगाना है कोई, और एलिगेशन मैंने लगा दिया। एलिगेशन लगाने के बाद मान के चलो मुझे केस करना है, तो केस करने से पहले मुझे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, एक लीगल पेपर में लिख के देना होगा किसी को, इसको उसी को, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, कि भाई मैं आप पर इस संदर्भ में इस चीज से रिलेटेड आप पर ऑफेंस के, मतलब ऑफेंस कोई भी हो सकता है, अपराध कोई भी हो सकता है, कि मैंने आपको भाई ये अपराध लगाया है आप पर और मैं आप पर केस कर रहा हूँ कुछ दिनों पहले। तो भाग नंबर 19 में क्या आएगा? विविध बोल सकते हैं अपन डायरेक्ट, कि भाई ऐसे प्रोविजन जिसके तहत आप राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके पद पर रहते हुए किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकते हो। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट, अब आता है बच्चों पार्ट नंबर 20। देखो ध्यान से इधर, थोड़े से और बाकी हैं अपने। पार्ट नंबर 20, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई संविधान में संशोधन। पार्ट नंबर 20 में क्या आता है बच्चों? संविधान में संशोधन की बात करता है पार्ट नंबर 20। अब संविधान में संशोधन जिस आर्टिकल के तहत किया जाता है वो है आर्टिकल 360। वो कौन सा है बच्चों? 68, सॉरी 368। कौन सा आर्टिकल है? 368। तो याद रखना है, पार्ट नंबर 20 में क्या आता है? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात की जाती है, संशोधन की बात की जाती है। और अमेंडमेंट क्या होता है, संशोधन क्या होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ अच्छे से। अमेंडमेंट के कितने टाइप होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको जब टॉपिक आएगा डिटेल में। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। कुल मिलाकर के पार्ट नंबर 21 को अपने इधर भी देख लेते हैं इंग्लिश में। तो भाई इसमें क्या आएगा पार्ट नंबर 21 में? टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, कि भाई इसमें क्या आएंगे? स्पेशल प्रोविजंस आएंगे, एंड वो टेम्परेरी टाइम मतलब बंद, कुछ टाइम बाद उनको वापस रिमूव कर दिया
जाएगा। ये आते हैं अपने पार्ट नंबर 21 में। किस में आते हैं? अब ये क्या है बच्चों, इसको समझाता हूँ मैं, ये शायद कम समय में आ रहा होगा तुम्हारे। देखो इसमें क्या है, पार्ट नंबर 21 में एक तो टेम्परेरी होंगे, कोई ऐसे प्रोविजन। अब टेम्परेरी का मतलब मान के चलो आज कुछ ऐसा हो जाए जिसकी संभावना या जिसका अंदेशा हमने ना लगाया हो, जिसका इमेजिनेशन हमने ना किया हो, तो फिर जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे प्रोविजन बनाएगी जो उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए जरूरी है, सिचुएशंस के हिसाब से। कोविड आया, लॉकडाउन लगा दिया, किसी ने सोचा था लॉकडाउन लगेगा? नहीं, बट लॉकडाउन हट गया, टेम्परेरी प्रोविजन। तो मान के चलो कुछ ऐसा हुआ जिसका इमेजिनेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, जिसका ऑब्जर्वेशन हमने कभी नहीं किया हो, कैसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाए तो टेम्परेरी प्रोविजन बनाए जाएंगे जब तक वो समस्या सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक। तो ये किस पार्ट में आएगा? पार्ट नंबर 21 में। उसके अलावा बच्चों अपन बोल सकते हैं स्पेशल प्रोविजन होंगे बच्चों, ये विशेष प्रावधान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विशेष प्रावधान, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट। तो शॉर्ट टाइटल किस में आएंगे? पार्ट नंबर 22 में। ठीक है, एंड इसके अलावा हिंदी में आधिकारिक पाठ एंड नृत्य, तो इधर भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो पार्ट नंबर 20 में किसके बारे में बात की गई है बच्चों? बोलो। संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, किसके बारे में बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और पल्लव किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? कुछ नहीं, तो 368 संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? 368। और पार्ट नंबर 21 इसमें किसके बारे में बात की गई है बच्चों? तो याद रखना है कि इसमें एक तो अस्थायी मतलब टेम्परेरी एंड संक्रमणकालीन अपन बोल सकते हैं विशेष प्रोविजन। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान या प्रोविजन। क्या? तो पार्ट नंबर 21 में याद रखना है बच्चों, एक तो अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष प्रोविजन कि भाई जैसे सिचुएशन बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, तो इस प्रकार के विशेष प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन। पार्ट नंबर 22 में क्या आता है बच्चों? बताइए। एक तो टाइटल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है, और किसके बारे में बात की गई है? बताइए। टाइटल्स एंड हिंदी में आधिकारिक पाठ, कि जो ऑफिशियल जो पढ़ा जाता है बच्चों वो हिंदी में आधिकारिक पाठ। पार्ट 25 याद करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंटों को एग्जैक्ट पार्ट याद होते हैं किसमें क्या लिखा हुआ है, तो अगर आपको याद है तो ये बहुत अच्छी खबर है मेरे लिए। ठीक है, तो देख लो एक बार, पहले यहाँ तक कंप्लीट करो। देखो पार्ट नंबर में एक बार रिवीजन कराता हूँ। चलो पार्ट नंबर 1 में क्या आएगा? ठीक है, पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4A में मौलिक कर्तव्य, पार्ट नंबर 5 में यूनियन, हाँ संघ यूनियन, पार्ट नंबर 6 में राज्य स्टेट, पार्ट नंबर 7 में, पार्ट नंबर 7 हटा दिया, पार्ट नंबर 8 में यूनियन टेरिटरीज, पार्ट नंबर 9 में पंचायतें, पार्ट नंबर 9A में नगर पालिकाएं, ठीक है, 9B में सहकारी समितियां। ठीक है, पार्ट नंबर 10 में क्या हो गया? 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं ना उनको, सहकारी समितियां। ठीक है, और उसके बाद पार्ट नंबर 10 में मतलब अपन बोल सकते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, पार्ट नंबर 11 में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य के बीच संबंध। पार्ट नंबर 12 में फाइनेंस और बात की जाएगी प्रॉपर्टी की। ठीक है, पार्ट नंबर 13 में भाई आप इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई भी बिजनेस, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, व्यापार वाणिज्य कर सकते हो। पार्ट नंबर 14 में हाँ कि भाई यूनियन और स्टेट के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं आएंगी वो किसमें आएंगी? पार्ट नंबर 14 में। पार्ट नंबर 15 में इलेक्शंस आएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 16 में भाई कुछ स्पेशल क्लासेज होंगी, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे। पार्ट नंबर 17 में ये बात की गई है। पहले इधर देखो, पार्ट नंबर 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, पार्ट नंबर 17 में। पार्ट नंबर 18 में इमरजेंशियल प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352, 356, 360, याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, पार्ट नंबर 19 में
पार्ट नंबर 19 में ऐसे प्रोविजन जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल के टाइम मतलब उनके पद पर रहते हुए उनके खिलाफ में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, इतना याद रखना है। पार्ट नंबर 19 में आता है। तो पार्ट नंबर 19 के बाद में 20 में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 याद रखना है। पार्ट नंबर 20 के बाद में तो पार्ट नंबर 21 में क्या आएगा, कुल मिलाकर के अपन बोल सकते हैं तो कोई यहाँ टेम्परेरी प्रोविजंस कि भाई जैसे जैसे सिचुएशंस बदलेंगी संक्रमणकालीन प्रावधान बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और पार्ट नंबर 22 में क्या आते हैं, टाइटल्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आधिकारिक पार्ट होगा वो हिंदी में रीड किया जाएगा, हिंदी में पढ़ा जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है 22 के 22। तो आज की क्लास में हमने पूरे के पूरे पार्ट याद कर लिए हैं, ठीक है। पूरे पार्ट याद करना बिल्कुल भी छोटी मोटी बात नहीं है। 25 पार्ट याद करना काफ़ी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा टास्क कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास में। और जो बच्चे कल नहीं आए थे, आप नहीं आए थे तो एक बार जाकर के रिवाइज करो। वैसे आज करा ही दिया मैंने कंप्लीट, कल यही पढ़ाए थे हमने, कल ही पार्ट स्टार्ट किए थे, आज पार्ट खत्म हो चुके हैं। एंड कल हमने पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें है, एक बार पढ़ लेना। कल मैं फिर से एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिवीजन करा दूंगा। तो यूट्यूब वाले साथियों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे बता सकते हो ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद के एस सर के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।